की शुरुआत होती है मार्स प्लैनेट से, जिसके बारे में माना जाता था कि मार्स पर जिंदगी का कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन मार्स पर जिंदगी है। वो लोग अपने प्लैनेट को बारसूम के नाम से पुकारते थे और वहाँ जीवन मौजूद था। हालांकि अब वो धीरे धीरे मर रहा था। जोदंगा नाम का एक दुश्मन शहर उनके आसपास की हर चीज को तबाह करता जा रहा था, जिससे बारसूम की ऊर्जा लगातार कम होती जा रही थी। मगर अब सिर्फ हीलियम नाम का महान शहर ही उसका सामना कर रहा था। पिछले 1000 सालों से हीलियम और जोडंगा के एयरशिप्स एक दूसरे से लगातार जंग लड़ रहे थे। एक दिन दोनों तरफ के एयरशिप्स के बीच भयानक युद्ध चल रहा था। तभी अचानक नीली ऊर्जा की एक रहस्यमयी किरण आसमान से निकली और सबथान के जहाज को छोड़कर बाकी सारे एयरशिप्स तबाह कर दिए। सबथान जोदंगा का राजा था। फिर कुछ ही देर बाद 3 अजीबोगरीब लोग उसके सामने आए। उन्हें थर्न्स कहा जाता था और उनके लीडर का नाम शंग था। उन्होंने सबथान को नीली जाली जैसा एक रहस्यमयी गैजेट दिया। इस गैजेट की मदद से वो ऊर्जा के शक्तिशाली ब्लास्ट चला सकता था। लेकिन जब सबथान ने उस शक्ति से थर्न्स पर हमला करने की कोशिश की तो वो खुद पीछे जाकर जमीन पर जा गिरा। फिर थर्न्स ने बताया कि उन्हें गॉडेस ने भेजा था और गॉडेस ने सबथान को उसकी जंग में मदद करने का फैसला किया था। फिर शांग ने उसे अपनी नई शक्ति आजमाने को कहा। अगले ही पल सबथान ने दुश्मन के एयरशिप्स पर ऊर्जा के धमाके बरसाने शुरू कर दिए और कुछ ही पलों में उसने पूरी लड़ाई जीत ली। वहीं दूसरी तरफ साल 1881 में धरती पर जॉन न्यूयॉर्क की सड़कों पर चल रहा था। तभी अचानक उसने महसूस किया कि एक रहस्यमयी आदमी उसका पीछा कर रहा था। जॉन ने उसे चकमा देने की पूरी कोशिश की और अलग अलग रास्तों से निकलने लगा। उसके बाद वो एक दुकान पर रुक गया और एक टेलीग्राम भेजा। उसने एक्सप्रेस सर्विस चुनी क्योंकि मामला बहुत जरूरी था। कुछ समय बाद उसका भतीजा नेड वो टेलीग्राम पढ़ रहा था। उसके अंकल जॉन ने उसे तुरंत आकर उसकी मदद करने को कहा था। अब नेड बिना देर किए ट्रेन पकड़कर जॉन के घर पहुंच गया। मगर वहां उसकी मुलाकात एक वकील से हुई। वकील ने बताया कि जॉन की अचानक मौत हो चुकी थी और अपनी सारी संपत्ति उसने नेड के नाम कर दी थी। जॉन के शरीर को एक ऐसे क्रिप्ट के अंदर रखा गया था जिसे सिर्फ अंदर से ही खोला जा सकता था। खैर, फिर वकील ने एक पुरानी डायरी भी नेड को दी। जॉन ने सख्त हिदायत दी थी कि इस डायरी को सिर्फ नेड ही पढ़े। अब वकील के जाने के बाद नेड ने डायरी खोलकर पढ़ना शुरू किया और यहीं से कहानी हमें 13 साल पहले ले गई। अमेरिकन सिविल वॉर के बाद एरिजोना में जॉन एक मशहूर कन्फेडरेट आर्मी कैप्टन बन चुका था। अब वो सोने की तलाश में भटक रहा था, लेकिन अब तक उसके हाथ कुछ खास नहीं लगा था। वहाँ के लोकल बारटेंडर ने पहले ही जॉन को शराब देने से मना कर दिया था क्योंकि उसने अपना पुराना कर्ज नहीं चुकाया था। वहाँ बैठे कुछ लोग भी उसे बाहर निकालने की कोशिश करने लगे, लेकिन जॉन ने तुरंत उन सब से भिड़ना शुरू कर दिया और कुछ ही पलों में उन्हें धूल चटा दी। उसके बाद उसने अपनी बंदूक निकालकर बारटेंडर पर तान दी। तभी अचानक वहाँ कुछ सैनिक आ पहुंचे जो जॉन को गिरफ्तार करने आए थे। जॉन ने उनका विरोध करने की कोशिश की, लेकिन उसे बेहोश कर दिया गया। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुली तो उसे पूछताछ के लिए लाया जा चुका था। कर्नल पावल के सामने आते ही जॉन दोबारा झगड़ा करने लगा और तब तक नहीं रुका जब तक उसे उठाकर जेल की एक सेल में नहीं डाल दिया गया। पावल चाहता था कि जॉन उनके साथ मिलकर अपाचीज के खिलाफ लड़े, लेकिन जॉन जंग और खून खराबे से तंग आ चुका था। अब वो किसी भी लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। जवाब में पावल ने उसे एक बार फिर बेहोश कर दिया। बेहोशी के दौरान जॉन को अपने मरे हुए परिवार के सपने आने लगे। कई घंटों बाद जब उसकी आंख खुली तो उसने गार्ड का ध्यान खींचने के लिए सेल के अंदर ही पेशाब कर दिया। फिर जैसे ही गार्ड पास आया तो जॉन ने उसे बेहोश कर दिया और उसकी चाबियां चुरा ली। फिर वो जेल से फरार हो गया और पावल का घोड़ा लेकर निकल पड़ा। कुछ ही देर में फौज उसके पीछे लग गई, लेकिन रास्ते में उन्होंने जॉन को एक अपाची सैनिकों के सामने खड़ा देखा। दोनों तरफ के लोग हथियारों से लैस थे और एक दूसरे पर शक कर रहे थे। जल्द ही दोनों तरफ से अलग अलग भाषाओं में बहस शुरू हो गई और देखते ही देखते गोलियां चलने लगी। जॉन ने इस अफरा तफरी का फायदा उठाया और वहां से भागने लगा, लेकिन इसी दौरान कर्नल पावल जख्मी हो गया। जॉन उसे वहां छोड़ सकता था, पर उसने उसकी मदद करने का फैसला किया। फिर दोनों मिलकर एक घाटी की तरफ भागे और वहां उन्हें एक छोटी सी गुफा मिल गई। जो अपाची उनका पीछा कर रहे थे वो भी वहां तक पहुंच गए, लेकिन जैसे ही उनकी नजर गुफा के ऊपर बने एक अजीब निशान पर पड़ी, वो तुरंत रुक गए और बिना कुछ कहे वहां से लौट गए। ये देखकर जॉन को हैरानी हुई। वो उस निशान को ध्यान से देखने लगा और तब उसने पहचाना कि यह वही स्पाइडर सिंबल था जो उसे सोने की तलाश के दौरान कई बार दिख चुका था। फिर अपनी जिज्ञासा को रोक न पाते हुए जॉन ने पावल को वहीं छोड़ दिया और गुफा के अंदर गहराई तक जाने लगा। अंदर जाकर उसे एक रहस्यमयी कमरा दिखा जहां दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे और उन पर सोने की परत
परत चढ़ी हुई थी। लेकिन तभी अचानक उसके पीछे एक थर्न प्रकट हो गया। उसने बिना चेतावनी दिए जॉन पर हमला कर दिया और दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो गई। लेकिन कुछ ही पलों बाद जॉन ने अपनी बंदूक निकाली और थर्न को गोली मार दी। तब उसकी नजर उस आदमी के हाथ में पकड़े एक चमकते हुए पेंडेंट पर पड़ी। मरने से पहले थर्न ने कुछ रहस्यमयी शब्द फुसफुसाए। तब जॉन ने अनजाने में वही शब्द दोहरा दिए और पेंडेंट को छू लिया। अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वो अचानक गुफा से गायब हो गया और जब उसने दोबारा आंखें खोली तो उसने खुद को एक अजीब और अनजान रेगिस्तान के बीच खड़ा पाया। उसने उठकर चलने की कोशिश की, लेकिन हर कदम उठाना उसके लिए बेहद मुश्किल हो गया था और खड़े होने के लिए कई बार कोशिश करनी पड़ी। जॉन के लिए यह देखना बेहद हैरान कर देने वाला था कि उसकी चाल लगभग हवा में तैरने जैसी लग रही थी। गुस्से में आकर उसने पेंडेंट दूर फेंक दिया और हैरानी की बात यह थी कि उसके बाद वो ठीक से चलने लगा। जल्द ही उसने महसूस किया कि अब वो छलांग लगाकर पहले से कई गुना ज्यादा दूर तक जा रहा था। जॉन को अभी इसका अंदाजा नहीं था, लेकिन वो मार्स यानी बारसूम पर आ गया था और वहाँ की कम ग्रेविटी की वजह से वो ये सब कर पा रहा था। कुछ देर बाद जॉन एक पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गया। वहाँ उसने अंडों का एक झुंड देखा जिनमें से हरे रंग के 6 बाजुओं वाले बच्चे जन्म ले रहे थे। तभी अचानक थार्क्स का एक झुंड वहाँ आ पहुंचा। वो सब विशाल क्रीचर्स पर सवार थे और खतरनाक हथियारों से लैस थे। उनका नेता टार्कस था, जिसकी नजर जैसे ही पेंडेंट पर पड़ी उसने तुरंत जॉन पर हमला कर दिया। साथ ही बाकी थार्क्स ने भी उस पर फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन जॉन ने एक जबरदस्त छलांग लगाई और उनकी पहुंच से बाहर निकल गया। जॉन की यह ताकत देखकर टार्कस काफी प्रभावित हुआ। उसने तुरंत फायरिंग रोकने का हुक्म दिया और दोबारा जॉन के पास गया। इस बार उसने दिखाया कि वो शांति से बात करना चाहता था। फिर दोनों ने एक दूसरे से बात करने की कोशिश की, लेकिन भाषा की दिक्कत के कारण टार्कस को लगा कि जॉन का नाम वर्जीनिया था, जो असल में उसका होम टाउन था। टार्कस जॉन को एक और छलांग लगाते देखना चाहता था, लेकिन जवाब में जॉन ने उसके हथियार चुराने की कोशिश की। ये देखते ही थार्क्स ने तुरंत पलटवार किया और कुछ ही पलों में जॉन को पकड़ लिया। इसके बाद वो जॉन और उन नए पैदा हुए बच्चों को लेकर अपनी बस्ती में चले गए। वहीं दूसरी तरफ हीलियम में राजकुमारी डेजा अपने नए आविष्कार के बारे में एक भाषण देने की तैयारी कर रही थी, लेकिन तभी उसके पिता किंग टार्डोस और उनके मंत्री वहां आ पहुंचे। वो लोग जोदांगा के नए हमलों पर चर्चा कर रहे थे। ये हमले एक अजीब चमकते हुए हथियार की मदद से किए जा रहे थे, मगर डेजा ने बीच में बोलते हुए बताया कि उसने एक ऐसा गैजेट बनाया था जो उस नीली ऊर्जा को इकट्ठा कर सकता था। वो उस ऊर्जा को 9th रे कहती थी। अपनी बात साबित करने के लिए उसने उस गैजेट का प्रदर्शन करना चाहा, लेकिन काउंसिल के एक आदमी ने चुपके से उस मशीन को झटका देकर खराब कर दिया। नतीजा ये हुआ कि सबको लगा डेजा का आविष्कार फेल हो गया। इसके बाद टार्डोस ने मंत्रियों को वहां से भेज दिया।